देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में। तो रुक करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आज एक बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए अपना भाषण स्थानीय भाषा में शुरू किया। उन्होंने कहा कि जिस धरती पर हनुमान जी के कालनेमी का वध किया और उसी पावन धरती के लोगों का मैं चरण स्पर्श करता हूं। उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लोकार्पण को जनता को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया में जिसको भी यूपी के लोगों का सामर्थ्य देखना हो वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को देख ले। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की संकल्प शक्ति का प्रकटीकरण है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की बढ़ती अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये एक्सप्रेसवे यूपी की शान है, ये यूपी की कमाल है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को यूपी की जनता को समर्पित करते हुए मैं आपको धन्य महसूस कर रहा हूं। उन्होंने प्रदेश की पूर्वोत्तरी सरकारों पर भी निशाना साधा और कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राजनीति हुई, जिस तरह से लंबे समय तक सरकारें चली है, उसने यूपी के सर्वांगीण विकास पर ध्यान नहीं दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्ववर्ती सरकारों को निशाने पर लेते हुए कहा कि पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका घर था, लेकिन आज जितना पश्चिम का सम्मान है उतना ही पूर्वांचल के लिए भी प्राथमिकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज यूपी की इस खाई को पाट रहा है और यूपी को जोड़ रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर में बने 3.2 किलोमीटर लंबी पट्टी पर 45 मिनट के एयर शो का भी आयोजन किया गया, जिसमें वायुसेना के विमानों ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। इस एयर शो में मिराज 2000, सुखोई 30 और जगुआर विमानों ने हिस्सा लिया। भारतीय सेना के विमानों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपात लैंडिंग की और अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयर शो का आनंद लिया और सेना की बहादुरी को सराहा। पीएम मोदी के सामने मालवाहक विमान AN-32, हरक्यूलिस और मिराज 2000 और इसी के साथ जगुआर ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आसमान पर सुखोई 30 ने हवा में करतब दिखाए। इसके बाद मिराज 2000 ने एयर स्ट्रिप पर उड़ान भरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयर शो का आनंद लिया और सेना की जाबाजी को सलाम किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में कहा कि एक्सप्रेसवे यूपी में भारत का ग्रोथ इंजन बनने का प्रमाण है। एक्सप्रेसवे इसका भी प्रमाण है कि डबल इंजन की सरकार कैसे कार्य कर सकती है। उन्होंने कहा कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों के साथ ही बिहार के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का समाजवादी पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने लोकार्पण कर दिया। इतना ही नहीं, सपाइयों ने पुलिस को चकमा देकर एक्सप्रेसवे पर साइकिल यात्रा भी निकाल दी और इसे लेकर प्रशासनिक महकमा सख्ते में नजर आ गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले एक तरफ जहां यूपी की बीजेपी सरकार इस समारोह की तैयारियों में जोर शोर से कर रही थी, वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस पर तंज कसने पर भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। आज सुबह उन्होंने ट्वीट किया कि पिता आया लखनऊ से और नई दिल्ली से कैंची आई, सपा के काम का श्रेय लेने को मची है खींचम खींचाई।
श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से पहले केंद्र सरकार ने फिर से करतारपुर कॉरिडोर खोलने का फैसला किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा कर दी है। गुरु पर्व से 19 नवंबर को है और इससे पहले मोदी सरकार सिख तीर्थयात्रियों के लिए उनके हित में यह बड़ा फैसला उन्होंने किया है और इसे 16 मार्च 2020 को कोरोना महामारी के कारण बंद किया गया था, जिसे अब खोलने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि सिख संगत की भावनाओं का सम्मान करते हुए 19 नवंबर से पहले करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया जाए और इससे पहले पंजाब के बीजेपी नेताओं ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और इस दौरान नेताओं ने उनसे अनुरोध किया था कि गुरु पर्व से पहले करतारपुर कॉरिडोर को पुनः खोला जाए, जिस पर आज निर्णय लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करतारपुर कॉरिडोर को खोले जाने के फैसले पर कहा कि ये गुरु नानक देव जी और सिख समुदाय के प्रति मोदी सरकार की अपार श्रद्धा को दर्शाता है। उन्होंने ट्वीट किया, एक बड़ा फैसला जो लाखों सिख श्रद्धालुओं को लाभ पहुंचाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने कल 17 नवंबर से करतारपुर साहिब गलियारे को फिर से खोलने का निर्णय लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने घोषणा की है कि करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने के बाद पहले प्रतिनिधिमंडल के एक हिस्से के रूप में पूरा राज्य मंत्रिमंडल 18 नवंबर को करतारपुर साहिब में माथा टेकेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय में मंगलवार को ये जानकारी दी गई है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में बार बार एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। अब मंगलवार को उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर मामले में गवाह केपी गोसावी और काशिफ खान के नाम वाले एक इन्फॉर्मर के बीच के एक कथित व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट साझा किया है। उन्होंने खान और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के बीच संबंध पर भी सवाल उठाए। स्क्रीनशॉट के साथ मलिक ने ट्वीट किया, यहाँ केपी गोसावी और एक इन्फॉर्मर के बीच व्हाट्सएप चैट है जिसमें दिख रहा है कि कैसे वो उन लोगों को फंसाने की योजना बना रहे थे जो कार्डियलिज क्रूज पर पार्टी में शामिल होने जा रहे थे। काशिफ खान से पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? काशिफ खान और समीर दाऊद वानखेड़े के बीच क्या संबंध है? ये वानखेड़े की निजी सेना है और उन्हें काफी जवाब देना होगा। वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हुई सुनवाई के बाद केंद्र सरकार एक्शन में आ गई थी। इसी कड़ी में आज यानी मंगलवार को कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की वर्चुअल बैठक हुई। बैठक में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, वाहनों में होने वाले प्रदूषण और कंस्ट्रक्शन वर्क और इसी के साथ डोमिलिशन से होने वाले प्रदूषण के साथ पावर प्लांट से निकलने वाले धुएं पर चर्चा हुई। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि पहले से जारी की गई गाइडलाइंस का पालन कैसे ठीक तरीके से किया जाए। इस पर विषय पर उठाया गया। कुछ राज्य द्वारा पहले से जारी गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन किया गया, लेकिन आज की बैठक में सहमति तो बनी, लेकिन कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से बैठक होगी, पराली पर इसमें कोई चर्चा नहीं की गई है। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में प्रदूषण से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण ने एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर का लॉकडाउन की ओर उसे धकेल दिया है। राजधानी दिल्ली में तो कई प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं, लेकिन अब एनसीआर में भी कई पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को यूपी, पंजाब और हरियाणा के साथ मीटिंग में एनसीआर में वर्क फ्रॉम होम लागू करने का प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को रोकने और इंडस्ट्री को बंद करने की भी मांग की गई थी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ हुई मीटिंग में दिल्ली सरकार ने एनसीआर में वर्क फ्रॉम होम लागू करने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही एनसीआर में कंस्ट्रक्शन वर्क पर रोक लगाने और इंडस्ट्रीज को भी बंद करने की बात कही है।
क्रिप्टो करेंसी पर वित्त मंत्रालय, आईटी मंत्रालय और कानून मंत्रालय ने निगरानी की रूपरेखा का खाका तैयार कर लिया है। ये जानकारी मंगलवार को सूत्रों के हवाले से सामने आई है। बताया गया है कि संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार क्रिप्टो निवेश में टैक्स चोरी करने या गलत जानकारी देने वाले निवेशकों, एक्सचेंजों के खिलाफ जुर्माने और दंडात्मक प्रावधान संबंधी विधेयक पेश कर सकती है। सूत्रों ने कहा कि बैंकों और पेमेंट ऐप के जरिए केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी की निगरानी करेगी। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को प्रतिमाह खरीद फरोख्त करने वाले ट्रांजैक्शन और निवेश की पूरी जानकारी देनी होगी और सीबीडीटी के नेतृत्व में तमाम विभाग निगरानी करेंगे। सरकार ने केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई से कहा है कि कई करोड़ लोग भारत में क्रिप्टो में निवेश कर चुके हैं, ऐसे में पूर्ण प्रतिबंध संभव नहीं है। कोरोना के मामलों में दिनों दिन गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले दिन सोमवार को 287 दिन बाद सबसे कम मरीज सामने आए थे। मंगलवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़े जारी किए गए। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 8,865 नए कोरोना के केस सामने आए, जबकि 197 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई है। 11,971 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 3,303 एक्टिव केस कम हो गए हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,44,56,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,63,852 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि अब तक 3,38,61,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 1.5 लाख से कम हो गई है। कुल 1,30,793 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। दो 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी जिस राज्य में पूरी ताकत के साथ तैयारी जुटी है, उनमें गोवा महत्वपूर्ण है। इसी बात से भी समझा जा सकता है कि इस नवंबर महीने में अरविंद केजरीवाल तीसरी बार गोवा जा रहे हैं। इससे पहले 1 नवंबर को अरविंद केजरीवाल ने गोवा में कई बड़ी चुनौतियों की घोषणा की थी। वहीं 7 नवंबर को उन्होंने गोवा माइनिंग पीपल फ्रंट के संयोजक पुती गवानकर को आम आदमी पार्टी में शामिल कराया था। अब 16 नवंबर यानी कि आज से 2 दिवसीय दौरे पर अरविंद केजरीवाल गोवा पहुंच चुके हैं। श्रीनगर में सोमवार को हैदरपोरा बाईपास पर मुठभेड़ में 2 आतंकी और 2 आतंकियों के मददगार मारे गए हैं। आतंकवादियों की गोलीबारी में अल्ताफ अहमद घायल हो गया है, जिससे उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मुठभेड़ पर सवाल उठाते हुए पीटीपी के मामलों की जांच की मांग की है। मारे गए आतंकियों में एक पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल है, जिसकी पहचान बिलाल भाई के रूप में हुई है। दूसरा आतंकी आमिर बनिहाल का रहने वाला है। कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 से 3 आतंकी एक घर में छिपे हुए हैं और हमने घेराबंदी कर तलाश कर ली है और इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के दिए गए बयान को लेकर समाजवादी पार्टी की महिलाओं ने आगरा में विरोध प्रदर्शन किया। कंगना रनौत को आगरा आने पर किसी मानसिक चिकित्सालय में भर्ती कराने की भी बात कही। पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला अस्पताल में डेंगू की जांच न होने से मरीजों का आए दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 दिन से जिला अस्पताल की पैथोलॉजी लैब में डेंगू की जांच करने वाली लाइलाज बीमारी की वजह से मरीजों की जान चली गई है। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एनपी न्यूज एक्सप्रेस में। तो रुक करेंगे देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने देहरादून के एक निजी होटल में व्यापारियों से मुलाकात की। मनीष सिसोदिया ने कहा कि व्यापारी सिर्फ व्यापार ही नहीं करता बल्कि पूरे देश की तरक्की में योगदान करता है। एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने गहन चिंतन जताया है। भुक्कल ने कहा कि प्रदूषण का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने की बजाय बेहतर है कि सभी राज्य मिलकर समाधान की ओर कदम बढ़ाएं। यूपी में किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में अयोध्या में 23 नवंबर को किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, जो शहर के जीआईसी मैदान में आकर समाप्त होगी। कांग्रेस के गांव-गांव प्रभास को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि ये अच्छी पहल है जो उत्तराखंड के गांव से सीधा संवाद करने और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान का रास्ता बनाता है। इसके तहत हफ्ते और महीने में कांग्रेस के नेता गांव जाकर रात्रि प्रवास करेंगे। उत्तराखंड के मसूरी के दुर्गा मंदिर कुछाल गांव में वृहद टीकाकरण अभियान चलाया गया, जिसमें 300 लोगों द्वारा कोरोना वैक्सीन लगाई गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। आज चौथे चरण के टीकाकरण अभियान में 300 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था। उत्तराखंड के मसालों और सब्जियों को प्रोत्साहन देने के लिए मनीकारेती क्षेत्र के 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मसाला और सब्जी महोत्सव का आयोजन होगा, जिसका शुभारंभ उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा लगातार किसानों को आगे बढ़ाने की है। हरियाणा के अंबाला नगर निगम की कल अहम बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर निगम की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और कल होने वाली मीटिंग में सबसे पहले मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी और आखिर बैठक जहां खत्म हुई थी वहीं से बैठक को फिर से आगे बढ़ाया जाएगा। हरियाणा के पलवल में आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी और जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के मुख्य सचिव और सीएम के मीडिया कोऑर्डिनेटर मौजूद रहे। इस मौके पर कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान दिवंगत पत्रकारों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। बठिंडा के पोश इलाके सिविल लाइन एरिया के एडीजीपी जितेंद्र जैन की कोठी के बाहर से लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन भारी तादाद में मौके पर पहुंचा और पूरा एरिया सील किया है। डीएपी खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए खेतीबाड़ी विभाग की ओर से गठित की गई टीम ने चेकिंग के दौरान डीएपी खाद में 705 कट्टे पकड़े हैं और 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक को गिरफ्तार किया है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार से टी20 सीरीज का आगाज हो रहा है। टीम इंडिया इस बार नए कप्तान और नए कोच के साथ मैदान में उतर रही है। कोच बनने के बाद राहुल द्रविड़ ने मंगलवार को पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उनके साथ टी20 फॉर्मेट के कप्तान रोहित शर्मा भी नजर आए। भारतीय टी20 टीम के उपकप्तान केएल राहुल न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के साथ खेलने को लेकर उत्साहित हैं और उनका कहना है कि मुख्य कोच द्रविड़ अच्छे टीम कल्चर पर फोकस के लिए जाने जाते हैं, जबकि रोहित कुशल रणनीतिकार हैं। भारतीय सराफा बाजार में मंगलवार को एक बार फिर से रोजाना की तरह सोना चांदी की कीमतों में बदलाव आया है। जहां सोना मंगलवार आज यानी कि 16 नवंबर को सुबह महंगा हुआ, तो वहीं चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 49,429 हो गई है, जबकि 1 किलो चांदी 66,689 रुपए में बिक रही है। इस साल कई मल्टीबैगर ने निवेशकों को मालामाल बनाया है। आज हम आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताएंगे जिसने अपने निवेशकों को एक साल में 2000% का रिटर्न दिया है। शेयर का नाम एक्सप्रो इंडिया है। एक्सप्रो इंडिया के शेयर से निवेशकों को बम्पर फायदा भी हुआ है। बाजार में आज भी कंसोलिडेशन का मूड दिखा। ऑटो और आईटी को छोड़कर निफ्टी के सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुए। पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज और एफएमसीजी, फार्मा और मेंटल शेयर से सबसे ज्यादा दबाव रहा। ब्रॉड मार्केट में आज मिला जुला असर देखने को मिला। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड पत्रुलेखा से शादी कर ली है। सोमवार को उनकी रिसेप्शन पार्टी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे। वर वधू को आशीर्वाद भी दिया और ग्रैंड वेडिंग के बाद राजकुमार राव और पत्रुलेखा ने सोमवार रात चंडीगढ़ में की एक ग्रैंड रिसेप्शन का होस्ट किया था। 'रियलिटी टीवी शो के होस्ट राघव जुयाल इन दिनों खबरों में है। मोमो, चाउमीन और जबरिश चाइनीज शब्दों का एक डांस शो में असम की प्रतियोगी के परिचय के रूप में इस्तेमाल करने को लेकर उन्हें नक्सलवादी करार दिया जा रहा है। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अजीबोगरीब भाषा में बच्चों को डांस के लिए स्टेज पर बुलाते नजर आ रहे हैं। नाइनटीज के गानों का एरा बॉलीवुड में धमाल मचा रहा है। कटरीना कैफ के ट्रेंडिंग सॉन्ग टिप टिप बरसा पानी का खुमार खत्म ही नहीं हुआ था। गोविंदा ने भी टिप टिप बरसा सॉन्ग रिलीज कर दिया है। अभिनेता अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पर जैकलिन फर्नांडिस का एक जुगाड़ वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में जैकलिन उड़ते हेलीकॉप्टर के अंदर खिड़की से आ रही हवा से अपने बालों को संवारते नजर आ रही है। जैकलिन का ये वीडियो काफी शानदार है। अभिनेता के वीडियो शेयर करते ही उनके फैन भी काफी फनी कमेंट्स करते दिखाई दिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। उनके बयानों से अक्सर कोई ना कोई विवाद पैदा हो जाता है और यही वजह है कि उन्हें बॉलीवुड का कंट्रोवर्सी क्वीन भी अब कहा जाने लगा है और अब उन एक्ट्रेस में से एक है जिन्हें पंगा लेने से डर नहीं लगता। फिलहाल के लिए एनबी न्यूज एक्सप्रेस में मेरे साथ बस इतना ही। अब जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।